जय हिंद दोस्तों। प्रभात पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन आज हम लोग आपके साथ करेंगे। प्रैक्टिस सेट डिस्कशन 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ये जो प्रभात पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है, इसे लिखा गया है बिहार के एक आईएएस अधिकारी हैं रंजीत कुमार सिंह सर के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करेंगे और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। आप लोग जाकर के टेलीग्राम पे देख सकते हैं या टेलीग्राम पे बना सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थान के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया था और 1922 में इसकी खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा पुस्तक किसने लिखा है? रशीद किदवई ने यह किताब लिखा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सी, अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? तो अकबर ने वैवाहिक संबंध की शुरुआत किया था और सबसे पहले इन्होंने कछवारा राजपूत शासक से संबंध स्थापित किया था। कछवारा शासक से 1562 ईस्वी में, आमेर के कछवारा शासक थे। 1562 ईस्वी में राजा बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई के साथ अकबर ने विवाह किया था। इसलिए जोधा अकबर मूवी भी आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले कछवारा शासक के साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था 1562 ईस्वी में राजा बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई के साथ शादी करके। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम क्या है? तो ये जो टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़ा है, ये है बन्नी नस्ल की है और ये हुआ है आपको गुजरात में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यह था कि इसके जितने भी सदस्य थे सभी सदस्य अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसलिए भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर की युद्ध के बाद जब शाह आलम द्वितीय को हार हुआ था तो कई सारे क्षेत्रों में उन्हें दीवानी प्रदान करना पड़ा अंग्रेजों को। और यह संधि जो हुआ था, यह संधि भी डेट वाइज पूछता है। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों की संधि हुई थी और इसके उपरांत ही शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों को दीवानी प्रदान करना पड़ा था। तो ये डेट भी पूछता है। 12 अगस्त 1565 को इलाहाबाद की संधि हुई थी बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पहले भी पूछा, 66वीं में शायद क्वेश्चन ये पूछा या 65वीं में ये क्वेश्चन पूछा। तो ये जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था पुर्तगाली के द्वारा वो था हुगली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, होम रूल लीग के बारे में कौन से कथन असत्य है? तो असत्य कथन पूछ रहा है। जो पहला है ए है कि सबसे पहले इस योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत किया, ये बिल्कुल सही है। बी है तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी, बाकी वेस्ट इंडिया में जो है एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, ये भी सही है। सी, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था, ये भी सही है। लेकिन डी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, HRMN 99 किसकी एक किस्म है? ये सेब की एक किस्म है। हिमाचल प्रदेश के किसान के द्वारा सेब की इस किस्म का उत्पादन किया गया है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी तीस्ता नदी की सहायक नदी है? तो तीस्ता की जो सहायक नदी है
तीस्ता की सहायक जो नदी है वो रंगीत भी है और लाचुंग भी है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार की निम्नलिखित में कौन सी पहल प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है? तो स्ट्राइब योजना जो है ये प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है, बाकी अन्य जो योजना है जैसे प्रवासी कौशल विकास योजना, ब्रज योजना, भारत को जानो योजना, ये सभी योजना प्रवासी से संबंधित है, लेकिन स्ट्राइब योजना प्रवासी से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी स्ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 12, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने कई जगह सेट में देखा ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो आंसर है ये आईटी मद्रास के द्वारा इस तरह का व्हील चेयर वाहन डेवलप किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा है इंडिया के जो एक क्रिकेटर रहे हैं सुरेश रैना। तो सुरेश रैना के द्वारा ये किताब लिखा गया है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस एक में राजकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर अवस्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है एलोरा गुफा स्थित है और एलोरा गुफा का निर्माण किसने किया था? ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, मालविका अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है मालविका अग्निमित्र, इसके रचयिता कौन है? तो कालिदास इसके रचयिता, बहुत फेमस किताब है कालिदास की और बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, खिजराबाद किस नगर का नाम है? तो खिजराबाद बेसिकली चित्तौड़ का नाम है। चित्तौड़ का राजा था राजा रतन सिंह को पराजित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और उसके बाद ही उन्होंने इस जगह का नाम रख दिया था खिजराबाद। तो चित्तौड़ का नाम ही बेसिकली खिजराबाद था। क्वेश्चन नंबर 17, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? तो बाजार व्यवस्था का संचालन बेसिकली दीवाने रियासत के द्वारा किया जाता था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत मार दीजिएगा। उसका रीजन है कि आपने पढ़ा होगा कि 1857 के विद्रोह का लखनऊ में जो नेतृत्व है वो किया था हजरत महल ने, और कहीं न कहीं ये सही भी है। 1857 के नेतृत्व जो है लखनऊ में वो किया था बेगम हजरत महल ने, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हुआ क्या था कि बेगम हजरत महल ने अपने 10 वर्षीय नाबालिग बेटा को गद्दी पर बैठा दिया था और उसके बाद उनके बिहाफ पे खुद लड़ी थी वो। इसका जो 10 वर्षीय बेटा था वो था वर्गीस कदर। तो वर्गीस कदर उस समय में टेक्निकली उस समय वहाँ का राजा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सत्ता पे इसी को बैठा दिया गया था, गद्दी पे इसको बैठा दिया गया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, वर्गीस कदर। क्वेश्चन नंबर 19, मदद ए मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? तो मदद ए मास अनुदान बेसिकली संतों और विद्वानों को प्रदान किया जाता था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, तबकात ए अकबरी पुस्तक किसने लिखा है? तो तबकात ए अकबरी पुस्तक निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, क्लासिकल युग किसे कहा जाता है? तो क्लासिकल युग कहा जाता है गुप्त काल को। स्वर्ण युग, क्लासिकल युग ये सारा का सारा कहा जाता है गुप्त काल को। और गुप्त काल में भी अगर आपको पूछे कि गुप्त काल में किस राजा के पीरियड को या किस राजा के शासन काल को क्लासिकल युग कहा जाता था, तब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो समय काल था या कालखंड था
उनका शासन पीरियड था उस समय को कहा जाता है क्लासिकल युग। तो अगर मान लीजिए कालांतर वाइज आए तब गुप्त काल मारिए, और गुप्त काल में भी स्पेसिफाई करके पूछा रहे देन जाकर के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आप लोग टिक कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं। निम्नलिखित में कौन से राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष रहा है? फजल अली आयोग। 1953 में इसकी स्थापना हुआ था और 1956 में इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था, और इनके रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में 7वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में ही पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ये जो पूछ रहा है, देखिए इसका जो सही नहीं है यहाँ पे ऑप्शन डी है। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया था, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी उस समय में भारत लौटे भी नहीं थे, गांधी जी लौटे थे 1915 में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द का उल्लेख किया गया है। तो यवन प्रिय शब्द, ये क्वेश्चन कई बार पूछा, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया। यवन प्रिय जो शब्द है, यवन प्रिय शब्द बेसिकली काली मिर्च से संबंधित है। तो यवन प्रिय शब्द का जो उल्लेख किया गया है वो बेसिकली काली मिर्च से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की व्यवस्था की थी, किस वर्ष किया था? तो वर्ष है 1575, 1575, 1575 ऑप्शन सी। मनसबदारी की व्यवस्था 1575 में अकबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार के किस जलप्रपात को खादरकोह जलप्रपात भी कहा जाता है? तो बिहार में रोहतास जिले में दुर्गावती जलप्रपात है जिसे खादरकोह जलप्रपात भी कहते हैं। चांदी का टका और तांबे का जितल प्रारंभ किया था? तो चांदी का टका और तांबे का जितल प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पे पहुंच गया था? तो चंगेज खां बेसिकली जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते करते सिंध के नज़दीक पहुंच गया था। और ये जो जलालुद्दीन मंगवर्नी है ये आपको आश्रय मांगा था इल्तुतमिश से, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे आश्रय देने से मना कर दिया। अगर आश्रय दे देता तो हो सकता था इल्तुतमिश और चंगेज खां के बीच में एक अच्छा खासा युद्ध हो सकता था, और इसी युद्ध से बचने के लिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगवर्नी को संरक्षण देने से मना कर दिया था। निम्नलिखित में कौन सा पानीपत के तृतीय युद्ध के समय में पेशवा था? बालाजी बाजीराव। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, चिनूक हवा को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। तो चिनूक हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे नीचे उतरती है, उसका तापमान किस दर से बढ़ता है? तो उसका तापमान ऑप्शन बी सही है, शुष्क रुद्रोष्म दर से बढ़ता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, टेलीग्राफिक पठार निम्नलिखित में किसका भाग है? तो उत्तरी अटलांटिक कटक का भाग है टेलीग्राफिक पठार। निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है, या निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक मैकेनिकल अपक्षय नहीं है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, मैकेनिकल अपक्षय नहीं है, ये केमिकल अपक्षय होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक यांत्रिक अपक्षय नहीं है, मैकेनिकल अपक्षय नहीं है, यह केमिकल अपक्षय है, रासायनिक अपक्षय है। क्वेश्चन नंबर 34, नेपानगर। नेपानगर बेसिकली अखबारी कागज के लिए फेमस है। झारखंड का झरिया कोयला के लिए फेमस है। मथुरा तेल शोधक कारखाना है और कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो आप इसको मैच कर लीजिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, 2 4 1 3। 35, निम्नलिखित में कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को एक स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 36, प्रवाल विरंजक परिणाम है किसका? ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। प्रवाल जो है, जो समुद्री प्रवाल होते हैं वो विरंजक हो रहे हैं, यानी जो है वो नष्ट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के कारण, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण ये नष्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका का जो वेल्ड है ये सही सुमेलित है। ऑस्ट्रेलिया का डॉन्स है, ऑस्ट्रेलिया में भी डॉन्स कहा जाता है वहाँ के घास के मैदान को, ये भी सही है। अर्जेंटीना का पोम्पास कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन ब्राजील का स्टेपीज नहीं कहा जाता है, ब्राजील का कहा जाता है कंपोस। तो ये गलत है, डी गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हीदर ग्राफ का संबंध किससे है? तो हीदर ग्राफ का जो संबंध है वो है तापमान और वर्षा के बीच को संबंधों को लेकर के, ऑप्शन सी। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था FW नॉर्थस्टीन ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, बहते जल के द्वारा कौन सा आकृति निक्षेपणकारी परिणाम नहीं है? तो जो जल बहता है या नदी बहता है, तो नदी का निक्षेपण का कौन सा परिणाम नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो नदी के निक्षेपण से डेल्टा का निर्माण होता है, जलोढ़ का निर्माण होता है, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। लेकिन जो नदी वेदिकाएं हैं इसका निर्माण नदी निक्षेपण से नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, नदी वेदिकाएं। 41, वर्तमान समय में जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित कौन से एक कथन सही है? तो जन्म दर भारत में उठ रहा है और मृत्यु दर भारत में गिर रहा है, ऑप्शन ए। प्राथमिक घाटा संदर्भित है, प्राथमिक घाटा किसे कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान को कहा जाता है प्राथमिक घाटा। जो भी राजकोषीय घाटा होता है उसमें जो सरकार ब्याज का भुगतान करती है उसको घटा दीजिएगा तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा। चिनूक क्या है? चिनूक एक स्थानीय पवन है, ये सभी को ज्ञात है। लेकिन यहां पे ऑप्शन पे हम लोग आएंगे। चिनूक उष्ण और शुष्क पवन जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से नीचे उतरती है। तो रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, उसके पूर्वी ढाल से नीचे उतरती है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 44, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जब समकोण रहेगा तब लघु ज्वार भाटा आएगा। लेकिन जब देखिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में रहेगा तब क्या होगा? दीर्घ ज्वार भाटा आएगा, क्योंकि चंद्रमा का भी ग्रेविटेशनल फोर्स और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मिलकर काम करेगा। देन क्या होगा? बृहद ज्वार भाटा आएगा। तो इसको आप लोग आसानी से मैच कर सकते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट ऑलरेडी कर दिया, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और प्रत्येक दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक डिस्कस आपके साथ मॉक टेस्ट किया जाए जब तक 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 45, बंगाल की खाड़ी में अंतर समुद्री कटक है वह किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है चेगोस लेकाडिव कटक के नाम से, ऑप्शन सी। बृहद जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में किसके कारण बनते हैं? तो नियमित दोलन बनने का जो बेसिक कारण है वो है भूपृष्ठ जल का हवा का घर्षण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, अगेन सुमेलित है, मैच करने के लिए आपको पूछ रहा। तो यहां पे देखिए पोर्टसॉल जो है शीतल शीतोष्ण से संबंधित है, टेरासोसा जो है भूमध्य सागरीय से संबंधित है, चर्नोजैम जो है शीतोष्ण घास स्थल से संबंधित है और सीजोजैम जो है उष्ण घास स्थल से संबंधित है। 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित है। तो इसका आंसर हो गया 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी। नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? नवादा म्यूजियम की स्थापना 1974 में हुआ था, ऑप्शन डी।
राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, अक्सर आपको लगेगा कि ये जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय है ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत नहीं आता है, ये आता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत, ऑप्शन सी। प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो ये बेसिकली किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहते हैं। तो इस किस आर्टिकल में सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा गया है? तो आर्टिकल 38 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप लोग देखिएगा अगर देखना चाहते हैं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 53, सर्वाधिकारीवादी राज्य परित्याग करता। तो बेसिकली ये तानाशाह राज्य को सर्वाधिकारी राज्य कहा जाता है और ये विवेक और बुद्धि का त्याग करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% आरक्षण किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 30% आरक्षण दिया गया था महिलाओं को। सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया, यानी सिद्धांत को सबसे पहले निर्मित किसने किया? सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था? तो ये बलवंत राय मेहता ने दिया था। निम्नलिखित में लोकसभा समान है, मतलब 2 राज्य में लोकसभा किसमें समान है? तो आंध्र प्रदेश में अगर आप लोकसभा देखेंगे तो 25 लोकसभा आंध्र प्रदेश में है और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा है, तो ये तो समान नहीं हुआ। गुजरात में आप देखेंगे 26 लोकसभा है और राजस्थान में 25 लोकसभा है, ये भी समान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में इसी तरह से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा है और तमिलनाडु में 39 है, ये भी समान नहीं हुआ। पंजाब में आप देखेंगे तो 13 लोकसभा है और असम में 14 लोकसभा है, तो ये भी समान नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी ई, कोई भी मैच नहीं कर रहा। 58, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 249 के तहत 249 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती का प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो प्रतीकात्मक जो कटौती होता है उसका उद्देश्य होता है कि कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना, ऑप्शन सी। बिहार में जन नाटक संघ किस जिला में है? तो पटना में बेसिकली है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत घोषित किया जा सकता है दोनों आधार पे, भाषा के आधार पे भी किया जा सकता है और धर्म के आधार पे भी किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए, भाषा और धर्म दोनों के आधार पर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, आंतरिक उपद्रव के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल कब किया गया था? तो इसको किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगाया गया था 1975 में। उसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तब आया था 44वें संविधान संशोधन, और उस समय आंतरिक उपद्रव के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आर्थिक नियोजन अनिवार्य अभिलक्षण है, तो आर्थिक नियोजन किसका अनिवार्य अभिलक्षण है? तो समाजवादी व्यवस्था जो होगी उसका अनिवार्य अभिलक्षण होगा आर्थिक नियोजन। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन सी। भारत में कृषि आय की गणना किया जाता है, तो भारत में कृषि आय की गणना किया जाता है उत्पादन विधि के द्वारा। कोर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ये सब है।
भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। किसने ग्रामीण निर्भरता उन्मूलन के मॉडल का समर्थन किया था? तो ये मॉडल पे बीपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। ये मॉडल का नाम है पूरा मॉडल। कई बार क्वेश्चन मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछते हुए। पूरा मॉडल की चर्चा सबसे पहले 2003 में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा चर्चा किया गया था। इसका पूरा फुल फॉर्म भी पूछा है। पूरा इसका फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटी इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया जो होगा, ग्रामीण क्षेत्र होगा, वहीं पे अर्बन सुविधा दे दिया जाए, शहरी सुविधा गांव में ही दिया जाए ताकि गांव से पलायन शहर की ओर ना हो। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा योजना का। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देश में कौन 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? तो 1966 से 69 जो है हमारे देश में योजना अवकाश रहा था। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय पीरियड था 1974 से 79 था। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? एसबीआई। एसबीआई जो है पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो मौद्रिक नीति, वैसे भी मौद्रिक समीक्षा नीति पे भी हमने चर्चा किया कई बार। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। जैन दर्शन के अनुसार विश्व निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित और संचालित है? तो जैन धर्म के अनुसार विश्व जो है सार्वलौकिक नियम पे चलता है। ऑप्शन ए। एक वास्तविक गैस किसके आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है? तो एक वास्तविक गैस जो है आदर्श के रूप में क्रिया तभी करती है जब निम्न दाब होता है और तापमान उच्च होता है। उच्च तापमान और निम्न दाब पे एक वास्तविक गैस आदर्श के रूप में क्रिया करती है। संवहन किस में होता है? तो संवहन केवल जो होता है, ठोस में तो संवहन होता नहीं है। संवहन होता है गैस में और द्रव में होता है। तो ठोस में नहीं होता, गैस और द्रव में संवहन होता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो एल्कोहल का जो है वाष्पन होगा सबसे अधिक तीव्रता से होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित तापमान, निम्नतम तापमान यानी जो मिनिमम टेम्परेचर है किसके द्वारा मापा जाता है? तो मिनिमम टेम्परेचर मापने के लिए एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो है टेम्परेचर पे निर्भर करता है। तारों का जो टेम्परेचर होगा उस पे बेसिकली तारों का रंग निर्भर करता है। प्रकाश का वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। सिंपल क्वेश्चन है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? सबसे अधिक डेविएट कौन होता है? तो बैगनी होता है। और सबसे कम कौन डेविएट होता है? तो लाल सबसे कम डेविएट होता है। तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछा हुआ। तो एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। हल्का नीला रंग का द्रव होता है। इस तरह का क्वेश्चन करके पूछा था बीपीएससी पहले, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को देखना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, अधातु। ब्रोमीन एक अधातु है और ये तरल अधातु है। मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? तो सीसा और एंटीमनी का बेसिकली प्रयोग होता है। मुद्रालय में जो है टाइप धातु होते हैं वो सीसा और एंटीमनी होता है। निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो गलनांक होता है वो पारद का होता है या पारा का होता है।
क्वेश्चन नंबर 83, बेयर का अभिकर्षण क्या होता है? तो बेयर का अभिकर्षण क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। इसे जो इसका फॉर्मूला है वो है KMnO4। कांच होता है अतिशीतित द्रव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो शीशे की मात्रा जो सबसे अधिक पाई जाती है वो पाई जाती है उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो कैडमियम। कैडमियम जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है। आयोडीन का मान प्रयोग किसके प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन का मान तेल में असंतृप्ति को प्राकलन करने के लिए या पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसको किसी कोशिका की अचल संपत्ति कहा जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका की अचल संपत्ति कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन भी है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 का अगर मैच करने के लिए है, विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन, विटामिन B2 को कहा जाता है आई थिंक राइबोफ्लोविन कहा जाता है, विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन कहा जाता है और B12 होता है साइनोकोबालामिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन डी अनिवार्य घटक है, तो भोजन में जो कैल्शियम है उस कैल्शियम के अवशोषण के लिए हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, औषधियों और उसके कार्य का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो औषधि और उसके जो है कार्य है उसका अध्ययन कहा जाता है औषधि प्रभाव विज्ञान, ऑप्शन सी। तंबाकू निम्नलिखित में क्या होता है? तो तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहा की कमी से जो होता है ग्वाइटर होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन। तो मानव शरीर में जो है, और ये चर्चा में काफी रहा था, आप याद कीजिए कोरोना के समय में सभी लोग कहते थे कि विटामिन सी आप लोग लीजिए क्योंकि संक्रमण को रोकने में काफी मदद करता है विटामिन सी। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो विटामिन ई जो बेसिकली महत्वपूर्ण होता है वो होता है उपकला ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1913 में हुआ था। 1913 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। सॉरी, दादा साहेब फाल्के की पहली फिल्म थी 1913 में। निम्नलिखित में कौन सा एक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो है मणिपुरी। प्रसिद्ध उपन्यास, प्रसिद्ध मैगजीन, प्रसिद्ध नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये किताब किसने लिखा है? तो जेन ऑस्टिन ने ये किताब लिखा है, ऑप्शन ए। 1984 ये किताब किसने लिखा है? तो ये किताब लिखा है जॉर्ज ऑर्डवेल। कर्ण वंश की राजधानी कहां थी? तो कर्ण की राजधानी थी पटना, पाटलिपुत्रा। कर्ण की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बेसिकली बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे होता था, बौद्ध धर्म की शिक्षा होती थी। वेंगसांग ने यहाँ पे आकर के स्टडी किया था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित था नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 103, पटना में चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन है वर्तमान में, वहां पे एक पार्क बना दिया गया है। उस पार्क में जाएंगे तो वहां पे ये चीज लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में किसने कहा था कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतना कर सकते हैं। ये कहा था एरियन ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104,
राष्ट्रपति के नाम से किए गए निष्पादित आदेश व अन्य दस्तावेज इस तरह से प्रमाणित किए जाएंगे जैसा कि निम्नलिखित द्वारा नियमों में निर्दिष्ट किया गया है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही ये होता है। क्वेश्चन नंबर 105, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। तो राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का जो प्रांतपति नियुक्त किया गया था वो किया गया था 1587 में, और ये किया गया था अकबर के द्वारा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार के वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और ईयर भी पूछ देता है। 1632 में 1632 में डच फैक्ट्री स्थापित हुआ था जो पटना, बिहार का पटना कॉलेज है वर्तमान में। तो बिहार का वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नर या गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या था? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जिस तरह से डच फैक्ट्री था पटना कॉलेज, उसी तरह से गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस जो गुलजारबाग में स्थित है वो क्या था? तो ये बेसिकली अंग्रेज का फैक्ट्री था। नए सुगम्य मानकों के लिए मसौदा नियम निर्देश निम्नलिखित में किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है? तो ये जो तैयार किया गया है बेसिकली सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें कोई आंसर फिट नहीं आता है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 108, राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ व प्रतिज्ञा लेनी होती है। शपथ में निम्नलिखित में कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। बिना किसी भय या पक्षपात, मनोवेग या दुर्भावना से संविधान के कानून के अनुसार सभी लोगों के अधिकारों का समान सम्मान करना, ये राष्ट्रपति के जो पद ग्रहण समारोह होता है या राष्ट्रपति का जो शपथ होता है उसमें ये बातें शामिल नहीं होती हैं। डीप क्वेश्चन पूछा गया ये। क्वेश्चन नंबर 109, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन किया गया था? तो ये किया गया था बिहार में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 29 जून 1968 को लागू किया गया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 111, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए। बिहार के सबसे ऊंची सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो बिहार का जो सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर की पहाड़ी है जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। इसकी हाइट है 879.4 मीटर। तो ये बिहार का टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 113, बिहार कितने देशांतर पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड के बीच। गंगा का उत्तरी मैदान के कितने क्षेत्रफल पे विस्तृत है? तो गंगा का जो उत्तरी मैदान है बेसिकली ये 86,780 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे बसा हुआ है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार में। गंगा का उत्तरी मैदान जो बिहार में पड़ता है, राइट। भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है? तो भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी में। भारत में बटाने जलाशय योजना किस दो राज्य की संयुक्त चाई परियोजना? तो चाई परियोजना जो है बेसिकली किस दो राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117, बिहार में अफीम की खेती कहाँ शुरुआत हुई है या कहाँ की जाती है? तो मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में अफीम की खेती की जाती है। बिहार राज्य में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो बिहार में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग जो है वो है चीनी उद्योग, ऑप्शन ए। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से किस जिला में सबसे बड़ा जिला है? तो बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो है पटना, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है आपको शिवहर। तो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जिला है पटना। क्वेश्चन नंबर 120, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
गया शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन बी। बिहार के पटना में क्या अवस्थित नहीं है? तो पटना में रोपवे अवस्थित नहीं है। रोपवे कहाँ है? राजगीर में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 123 से लेकर के 33 तक जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर। 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.5 मीटर। 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -2। 126 का आंसर हो गया बी, 2018। 127 का जो आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 128 का जो आंसर है, 128 का आंसर है 1440, ऑप्शन बी। 129 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। 130 का आंसर है ऑप्शन बी, 100%। 131 क्वेश्चन 131 का आंसर है ऑप्शन डी, 2:1। 132 का आंसर है ऑप्शन ए, 53। 133 का जो आंसर है वो है 2000। ओके, देखिए 133 में क्या क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन करने की राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित किया है? तो ये टारगेट है 2030 तक का। 2030 तक भारत को रेबीज मुक्त हो जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2030। क्वेश्चन 134, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो 2 व्यक्ति को मिला, दामोदर मौजो और नीलमणि फुकन, ये दोनों को मिला है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, सम्मान कंबाइंड रूप से मिला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 135, किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त करने की घोषणा किया है? तो ये बेसिकली न्यूजीलैंड के द्वारा ये घोषणा किया गया है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। न्यूजीलैंड ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त घोषित करने की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 136, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ये बेसिकली क्या है? तो ये है अंतर सरकारी संगठन है। जब सरकार और सरकार किसी संगठन का पार्ट होता है तो अंतर सरकारी संगठन कहा जाता है, जहां विभिन्न सरकार मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, सी इज चेंज मेकर किससे संबंधित है? तो सी इज चेंज मेकर जो है ये बेसिकली क्या है? महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए एक पहल है, सी इज अ चेंज मेकर। क्वेश्चन नंबर 138, पुनीत सागर अभियान बेसिकली किससे संबंधित है, किसने चलाया है? तो ये बेसिकली एक पर्यावरण गैर सरकारी संगठन के द्वारा चलाया गया है, जो एनजीओ है, पर्यावरण से संबंधित एनजीओ है, उसने चलाया है पुनीत सागर अभियान। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में किस नेशनल पार्क में तेंदुआ और हाइना को कॉलर आईडी लगाया गया? तो ये बेसिकली लगाया गया है कूनो पालमपुर अभियान में लगाया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूनो पालमपुर अभियान। क्वेश्चन नंबर 140, भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडार परियोजना कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये बेसिकली स्थापित किया जा रहा है विशाखापत्तनम के सिमाद्री में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 141, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोह में अल्लारुई, सीताराम राजू और कोमाराव भीम का नाम निम्नलिखित में किस विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जो बेसिकली इनका नाम जुड़ा हुआ है सीताराम राजू का या कोमाराम भीम का, ये बेसिकली जुड़ा हुआ है रंपा विद्रोह से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142, लीना नायर क्या है? तो लीना नायर फ्रेंच कंपनी सोनेल के ग्लोबल सीईओ बने हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये चर्चा में भी थी। क्वेश्चन नंबर 143, किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस
कैब्र और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया है? तो इसका आंसर है यूके। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने इसे ऑक्टोपस को एक संवेदनशील जीव घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक लिस्ट नाम है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन ये जो नाम है बेसिकली ये क्या है? तो ये बेसिकली क्या है कि एक नया समुद्री सरीसृप है, नया समुद्री रेप्टाइल का नाम है। बेसिकली ये नया जीव को खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 145, पूर्वोत्तर भारत का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलाबारी एयरपोर्ट पे खोलने का निर्णय हुआ है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो लीलाबारी एयरपोर्ट जो है बेसिकली असम में है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 146, बारबाडोस कहाँ पे अवस्थित है? बारबाडोस बेसिकली चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि अपने आप को गणतंत्र देश घोषित कर दिया। इसके जो राष्ट्राध्यक्ष होते थे पहले वो यूके के या ब्रिटेन के राजा या रानी होते थे। अब इन्होंने अपने आप को गणतंत्र घोषित कर दिया है और ये बेसिकली है दक्षिणी पूर्वी कैरिबियन सागर में होना चाहिए। आई थिंक सो, यस, दक्षिणी पूर्वी कैरिबियन सागर में है। ये ब्राजील के ऊपर है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 147, पावर योजना बेसिकली किससे संबंधित है? तो पावर योजना जो बेसिकली संबंधित है वो संबंधित है आपको विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड से संबंधित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 148, नीति आयोग ने किस देश के साथ साझेदारी और एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया है? तो ये जर्मनी के साथ मिलकर किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, भारत ने ग्लासगो में COP26 में निम्नलिखित में किस पे ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया? तो ये बेसिकली क्या है, ईवी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भारत ने ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है और ये काफ़ी चर्चा में रहा है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। और जो लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत ही में किस उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द किया था जिसमें कहा गया था कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉस्को अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न अपराध के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क आवश्यक नहीं है। तो एक हाईकोर्ट था जिसने कहा था कि यौन उत्पीड़न यानी पॉस्को के तहत मामला दर्ज नहीं होगा अगर त्वचा से त्वचा संपर्क नहीं होगा तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया था और वो हाईकोर्ट था बॉम्बे हाईकोर्ट। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि पॉस्को आप पे नहीं लगेगा अगर त्वचा से त्वचा स्पर्श नहीं किए आप तो। इस डिसीजन को रद्द कर दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो ये 150 क्वेश्चन थे सेट 2 का। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया है, टेलीग्राम पे जाकर के देख लीजिएगा आप लोग। सेट 3 के साथ हम लोग कल मिलते हैं फिर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।